तो स्टार्ट करते हैं आज से हम लोग। तो हम लोग कल लास्ट टॉपिक जो पढ़े थे ना, उस टॉपिक का नाम था लैडर ऑफ एलसीफ स्टेटमेंट। तो उसी लैडर ऑफ एलसीफ स्टेटमेंट में कल हम आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन क्या था कि आपको 3 सब्जेक्ट का मार्क्स एंटर करना है और ये बताना है कि टोटल और एवरेज मार्क्स कितना आया। उसके अलावा और आप क्या किए थे, एवरेज के बेसिस पे डिवीजन क्या यूजर का होगा वो आपने फाइंड किया था। और डिवीजन निकालने का क्राइटेरिया कल हम बताए थे कि अगर आपका एवरेज 60 एंड अबव है तो फर्स्ट डिवीजन, पर अगर 60 से कम है लेकिन अप टू 45 है तब आपको कौन सा डिवीजन मिला था, सेकेंड डिवीजन। और अगर 45 से भी कम है बट 33 तक है तो कौन सा डिवीजन था, थर्ड डिवीजन। और अगर इससे भी कम है तो सी आउट आपको क्या बोलता था, फेल। यानी पहला कंडीशन फॉल्स हुआ तो दूसरा चेक किए, दूसरा फॉल्स हुआ तीसरा चेक किए, तीसरा भी फॉल्स हुआ जो इस एग्जांपल में आखिरी कंडीशन था, तो आपको बचा खुचा एल्स में फेंका था और सी आउट ने आपको क्या कहा था, फेल। यानी आप यहाँ कंडीशंस को सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक चेक कर रहे थे और जो कंडीशन सबसे पहली दफा मैच कर जाएगा उसी का बॉडी एग्जीक्यूट होगा और जो अदर कंडीशंस होंगे वो हो जाएंगे रिजेक्ट। तो इतना चीज आप कल देख चुके थे। आज हम लोग इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे एक नया प्रोग्राम करने वाले हैं, डिस्कशन, जिसमें हम लोग लैडर का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए, आज जो हम आपको क्वेश्चन यहाँ कराने जा रहे हैं, प्रोग्राम कराने जा रहे हैं, उसमें क्वेश्चन क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द कमीशन, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द कमीशन एंड टोटल अमाउंट, write a program to calculate the commission and total amount as per the given condition। ठीक है, यानी आज आपको हम एक कंडीशन लिखने जा रहे हैं क्वेश्चन में। आज आपको उस कंडीशन के आधार पर कैलकुलेट करना है कि यूजर को कितना कमीशन मिलेगा और उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। सर ये कमीशन किसके बेसिस पे निकालना है, तो ये कमीशन यूजर के सैलरी के बेसिस पे निकालना है। सर किस क्राइटेरिया को फॉलो करके निकालना है, तो क्राइटेरिया क्वेश्चन में अब लिख रहा है। एक तरफ लिखा है कि यूजर का सैलरी किस रेंज में आएगा और दूसरी तरफ लिखा है कि उस यूजर को कमीशन कितना मिलेगा। ये दो केसेस हैं। तो सुनो, अगर यूजर का सैलरी, अगर यूजर का सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी यूजर का सैलरी
20,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो कमीशन उसको कितना मिलेगा? तो कमीशन उसको मिलेगा 10% ऑफ हिज सैलरी। ठीक है, यानी कि आप यूजर से उसका सैलरी मांगिएगा, हो सकता है कि यूजर का सैलरी 20,000 रुपए या उससे ज्यादा हो, तो कमीशन उसको कितना मिलेगा? जो सैलरी यूजर देगा उसका 10%। पर ये गारंटीड तो नहीं है कि हर एम्प्लॉय का सैलरी 20,000 रुपए से ज्यादा ही होगा या बराबर ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय का सैलरी 20,000 रुपए से कम हो। तो सुनिए, अगर यूजर का सैलरी 20,000 रुपए से कम है तो फिर अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो 15,000 तक के लिमिट में है। मतलब क्या वो 20,000 से कम है, ठीक है, देखो, लेस देन 20,000 है, ठीक है, लेकिन क्या वो 15,000 तक में है? अगर ये ट्रू हो जाता है तो कमीशन उसको मिलेगा 8%। और अगर यूजर का सैलरी 20,000 से कम था, अब 15,000 से भी कम था, तो वो और नीचे आएगा। अब वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा कि अगर उसका सैलरी 10,000 या उससे अधिक है लेकिन 15,000 से अगर लेस देन है तो उसको कमीशन हम कितना दे रहे हैं? 5%। और ऐसा भी हो सकता है कि यूजर का सैलरी 10,000 रुपए से भी कम हो, तो उस समय अंत में यहां पे देखो क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है अदरवाइज, अदरवाइज कमीशन इज नॉट अलाउड, यानी वैसे परिस्थिति में उस यूजर को कमीशन ही नहीं मिलेगा। तो ये है हम लोगों का क्वेश्चन। गौर से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर सैलरी यूजर दिया और सैलरी अगर 20,000 या उससे ज्यादा हो गया इत्तेफाक से, तो कमीशन उसको सैलरी का 10% मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वहां पे यूजर का सैलरी अगर 20,000 से कम है लेकिन 15,000 या उससे ज्यादा है, 20,000 से कम है लेकिन 15,000 या उससे ज्यादा है उसका वो सैलरी, तो कमीशन उसको कितना देना है? 8% देना है। और अगर उसका सैलरी 15,000 रुपए से भी कम है लेकिन 10,000 या उससे अधिक है, तो कमीशन कितना मिलेगा उसको? 5%। और सैलरी उसका 10,000 से भी कम है तो अदरवाइज कमीशन इज नॉट अलाउड, यानी उसको कमीशन ही नहीं मिलेगा। ये है आपका क्वेश्चन इस बार। तो क्वेश्चन तो आप समझ चुके हैं। अब इसमें देखिए लैडर कैसे यूज में आएगा, आप समझ के देखिए। पहला गलत होगा तो दूसरा चेक करेंगे, दूसरा गलत होगा तो तीसरा चेक करेंगे, और अगर सारा गलत होगा तो बचा खुचा लास्ट के एल्स में फेंक देंगे। तो ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, कोडिंग कैसे करेंगे आप, अब आप उसको ध्यान से देखिए। आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहले प्रोग्राम में हम लोग हेडर फाइल कौन सा इंक्लूड करने वाले हैं? iostream.h। आपको याद है ना, iostream.h हर बार लिखते हैं ताकि आपको किसका गाइडेंस मिले? सी आउट और सी इन का। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे हैश इंक्लूड कौन से हेडर फाइल को कर रहे हैं आजकल? conio.h, सो दैट आप क्लियर स्क्रीन कर पाए यूज और getch को कर पाए यूज। तो उनके लिए हम लोगों ने conio.h को इंक्लूड किया है। आपको पता है कि प्रोग्राम का जिंदगी कहां से शुरू हो जाएगा? वॉइड मेन फंक्शन से। इतना तक तो आपको अच्छी तरह मालूम है। तो ये तो मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट है, इतना तो करना ही था मैनेज। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको कमीशन निकालना है और टोटल अमाउंट निकालना है कंडीशन के बेसिस पे। पर कंडीशन में सब कुछ किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सैलरी पे। यानी जब तक आप सैलरी नहीं देंगे तब तक कमीशन नहीं निकलेगा, जब तक कमीशन नहीं निकलेगा तब तक जोड़ के आप अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे। तो देखो अब हम लोगों को सबसे पहले सैलरी मांगना है यूजर से। बिना सैलरी मांगे आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हम लोग देखिए इंटीजर टाइप का एक ब्लॉक बना लिए। कौन सा ब्लॉक बना लिए? सेल, सेल फॉर सैलरी। हम लोग यूजर से इंटीजर टाइप का एक ब्लॉक बनवा लिए। सेल, सेल इसलिए बनाए ताकि हम लोग उसमें क्या स्टोर कर पाए? सैलरी। लेकिन एक बात बताओ, अगर सैलरी यूजर इंटीजर टाइप का भी देगा, राउंड फिगर में भी देगा, तो अगर आप उसका कमीशन निकालिएगा 8%, 5%, 10%, तो ऐसा चांसेस है कि नहीं सैलरी का 8% निकालोगे या 5% निकालोगे किसी स्थिति में, तो ऐसा चांसेस है कि नहीं कि वैल्यू पॉइंट में आ जाए, फ्रैक्शन टाइप का आ जाए। इसीलिए कमीशन जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, उस कमीशन को हम लोग किस टाइप का बना रहे हैं? फ्लोट टाइप का बना रहे हैं। फ्लोट इसलिए बना रहे कमीशन, सीओएम हम कमीशन के लिए चुन रहे हैं, एसएल हम सैलरी के लिए चुन रहे हैं। तो मेरे सीओएम का नेचर कैसा है? फ्लोट, ताकि वो फ्रैक्शन वैल्यू को स्टोर कर पाए। अब हम इसी में कॉमा देके क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एएमटी, एएमटी हम इसलिए बना रहे हैं सो दैट क्या स्टोर हो पाए? अमाउंट, क्योंकि आपको टोटल अमाउंट भी निकालना है सैलरी और कमीशन को जोड़कर। तो हम इन दोनों का क्वालिटी फ्लोट रखे हैं क्योंकि हमको पूरा उम्मीद है कि पॉइंट आ सकता है।
पर सैलरी को हम राउंड फिगर में रखे हैं। अगर आपको लगता है कि सैलरी भी पॉइंट में हो सकता है तो आप उसको फ्लोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अच्छा देखो, स्क्रीन का गंदगी साफ करना, पहले का जो भी रन हो रखा होगा उसके लिए आपने क्या यूज कर लिया, क्लियर स्क्रीन। ठीक है, ये तो करना था। और इसी क्लियर स्क्रीन के लिए आप हेडर फाइल क्या इंक्लूड करते हैं, conio.h। अब देखो, यूजर से मांगना है सैलरी, तो मांगने के लिए यूजर को मैसेज प्रिंट कराना होगा। तो सी आउट में क्या लिख देंगे आप, एंटर द सैलरी। सैलरी का मैसेज पढ़ के यूजर कीबोर्ड से वैल्यू देगा, पढ़ के किस में स्टोर कर देगा, सी इन करके किस में स्टोर कर देगा, सैलरी में, SAL में। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके आगे कोड यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि आपको कोड पता चले वर्क कैसे कर रहा है। देखिए, हम जो लैडर यूज करने वाले हैं इस चीज को सॉल्व करने के लिए, वो देखिए आप, हम यहाँ पे अब कोड में क्या लगा रहे हैं, इफ सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना लिख रहे हैं, 20,000 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अगर ये ट्रू होता है तो कमीशन कितना निकलेगा यूजर का, सैलरी इंटू सैलरी का 10%। कमीशन सैलरी का 10% लिखा है थ्योरी में, क्वेश्चन में। तो हम सैलरी इंटू 10% का मतलब होता है 10/100, और 10/100 को आप क्या लिखते हैं, 0.1। तो देखो, ये वैल्यू पॉइंट आ सकता था, फ्रैक्शन आ सकता था, इसीलिए हम कमीशन को फ्लोट चुने हैं। एनीवेज, अच्छा सर, अगर ये रॉन्ग होगा तो तब क्या, बोलो। ये रॉन्ग एक ही केस में होगा, अगर आपका सैलरी 20,000 रुपए से ज्यादा या बराबर नहीं है, यानी 20,000 से कम है, तभी ये रॉन्ग होगा। और अगर ये रॉन्ग होगा तो आपको कहां जाना होगा, एल्स में। और जब आप एल्स में जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, इफ लगा के सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे। सो व्हाट इज योर सेकेंड कंडीशन हियर, क्या है सेकेंड कंडीशन, सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 15,000। बस इतना लिख दीजिए, क्योंकि लेस देन 20,000 तो वो था ही। लेस देन 20,000 ये रॉन्ग होगा, तो लेस देन 20,000 तो ट्रू ही हो गया। तो मैटर क्या कर रहा है चेक करने के लिए, सिर्फ ये वाला हिस्सा। तो हम कंडीशन में सिर्फ ये वाला हिस्सा लिखेंगे, और ये हिस्सा अगर सही है तो कमीशन कितना मिलेगा, 8% ऑफ सैलरी। तो हम बताओ क्या लिखेंगे, कमीशन इज इक्वल टू सैलरी इंटू 0.08। 8% का मतलब होता है 8/100, और 8/100 का मतलब हो गया 0.08। सपोज करो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तो अब आप थर्ड को चेक करेंगे, ये वाला। इसको जब आप चेक करेंगे तो आपको कोड में क्या लिखना होगा, एल्स इफ सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना लिख रहे हैं आप, 10,000। ये अब अगर सही होगा तो कमीशन कितना मिलेगा आपको, तो आपको कमीशन मिलेगा सैलरी इंटू 0.05, यानी 5% उसको कमीशन मिलेगा। और अगर सारे गलत होंगे तो अदरवाइज वाले केस में जाएगा, तो बचा कुछ हम कहां पे चले गए, एल्स में, और कमीशन कितना अलॉट कर दिए, 0, क्योंकि बोला था कमीशन इज नॉट अलाउड। लेकिन सुनो, यहां तो अभी बातचीत खाली कमीशन निकालने का हो रहा था, लेकिन आपको तो टोटल अमाउंट भी निकालना है। तो टोटल अमाउंट कैसे निकालोगे, हम इस कॉमन एरिया में आके क्या लिख रहे हैं, टोटल इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन, ये मेरा टोटल अमाउंट हो गया। अब इनको डिस्प्ले करना है आपको, तो डिस्प्ले करने के लिए व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट सी आउट। यहां पे आप क्या लिखेंगे, कमीशन इज इक्वल टू COM, और इस वाले सी आउट में हम क्या लिखेंगे बताइए, स्लैश एन करके लाइन चेंज करके क्या लिखेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू AMT। ओके, उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, गेट CH, और यहाँ पे मेन को क्लोज कर देंगे। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया यहाँ, बट ध्यान से समझिए, इजी ही है। अब हम इस प्रोग्राम को इलेबोरेट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, यूजर क्या देगा, सैलरी देगा, आपको क्या निकालना है, उस सैलरी के बेसिस पे कमीशन निकालना है, और उसको जोड़ के टोटल अमाउंट निकालना है। दिस वाज योर क्वेश्चन। आंसर देखिए, आपको पता है अच्छे से कि सी आउट और सी इन का अगर इस्तेमाल करना है आउटपुट और इनपुट करने के लिए, तो मार्गदर्शन कौन करेगा सी आउट और सी इन के लिए, iostream.h। यानी जब भी आप सी आउट सी इन इस्तेमाल करेंगे, आपको iostream.h को इंक्लूड करना है, शामिल करना है। स्क्रीन का गंदगी साफ करने के लिए क्या यूज करेंगे, क्लियर स्क्रीन। और आउटपुट को होल्ड करने के लिए अंत में आप क्या यूज करेंगे, गेट CH। आप क्या यूज करेंगे, गेट CH। तो इस गेट CH के लिए और क्लियर स्क्रीन के लिए कौन मार्गदर्शन करेगा आपका, इन दोनों के लिए कौन मार्गदर्शन करेगा आपका, conio.h। तो ये तो हम लोगों ने तैयारी कर रखा है। प्रोग्राम का जिंदगी कहां से शुरू हो गया, वॉइड मेन फंक्शन से। यहां से जिंदगी जब मेन फंक्शन से शुरू हो गया, तो इसमें घुस के बताओ, फर्स्ट लाइन आपने क्या लिखा, इंट सेल। तो फर्स्ट लाइन जो आपने लिखा इंट सेल, तो ऐसा करने से क्या हो गया,
इंटीजर टाइप का कंप्यूटर के मेमोरी में एक घर बनेगा। तो इंटीजर टाइप का कौन सा घर बनेगा मेमोरी में? सेल, सेल फॉर सैलरी, यानी मेमोरी में एक घर सेल के नाम से बन जाएगा सैलरी रखने के लिए। नेक्स्ट बताइए, अगला घर किस नाम का बन जाएगा? अगला घर बन जाएगा COM, कमीशन रखने के लिए, और एक घर बन जाएगा AMT, अमाउंट रखने के लिए। इतना समझ गए आप? अभी बताइए क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या किया। सपोज करो दिस इज माय मॉनिटर, मान लो ये मेरा मॉनिटर है। तो क्लियर स्क्रीन क्या करेगा? अगर इस पे पहले से कुछ भी आउटपुट हो रखा होगा स्टोर, वो उसको डिलीट कर देगा, इरेज कर देगा, ब्लैंक स्क्रीन आपको प्रोवाइड होगा। उसके बाद पढ़िए क्या लिखे हैं आप। सी आउट आया, सी आउट ऑफ कोर्स मैसेज छापेगा। तो ये सी आउट ने कौन सा मैसेज छापा? एंटर द सैलरी। तुरंत आपके मॉनिटर पे कौन सा मैसेज आ गया? एंटर द सैलरी, ये मैसेज आया। देखिए इस मैसेज को पढ़ के आप समझ रहे होंगे कि आपको यहाँ पे सैलरी एंटर करना है। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि जो सैलरी जो आप डालेंगे वो कीबोर्ड से डालेंगे। हम क्या किए, पहली दफा सैलरी दे दिए 25,678। आप ध्यान से देखिए, यूजर से सैलरी मांगा गया, मान लो यूजर का सैलरी है 25,678, वो कीबोर्ड से वो दे देगा। तो कीबोर्ड से ये जो वैल्यू आप दबाएंगे, प्रेस करेंगे, इसको पढ़ेगा कौन कीबोर्ड से? तो इस वैल्यू को जो कीबोर्ड से आपने दबा के भेजा है उसको पढ़ेगा कौन? सीन पढ़ेगा। उसको पढ़ेगा कौन? सीन पढ़ेगा, और किसके अंदर स्टोर कर देगा? सैलरी में। तो मैसेज जब आया एंटर दी सैलरी, यूजर ने जब ये सैलरी प्रेस किया कीबोर्ड से, तो उसको पढ़ा कौन? सी इन, और किसके भीतर डाल दिया? सेल में। तो सैलरी का वैल्यू कितना हो गया? 25,678। ओके, अब टेस्टिंग का टाइम हो गया कि किसमें कंडीशन में मेरा वो चीज बिलोंग करता है। ये रहा मेरा कंडीशन चेकिंग। और आप देख रहे हैं कंडीशन कैसे चेक हो रहा है। इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स। तो इसी को तो लैडर ऑफ एल्स इफ बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एल्स इफ से सीडी स्टार्ट हो रहा है, एल्स इफ करके। तो चलो देखिए सीडी का वर्क कैसे होगा मेरे इस कॉन्टेक्स्ट में। पहले बताओ, क्या सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000 है? बोलिए, सैलरी का वैल्यू कितना है? ये जो सैलरी है उसका वैल्यू कितना है? 25,678। तो क्या ये जो सैलरी है, क्या वो बड़ा या बराबर है 20,000 से? सैलरी कितना है? 25,678। तो क्या दिस सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000? करेक्ट। सैलरी जो है वो 20,000 से बड़ा या बराबर है। तो सोचिए, अगर सैलरी 20,000 से बड़ा या बराबर है तो कंडीशन तो मेरा पहला वाला ट्रू हो गया। सोचिए, अगर मेरा पहला कंडीशन ट्रू हो गया तो ये हमको उठा के कहां फेंकेगा? इफ के अंदर। आपको रूल मालूम है, पहला कंडीशन सही होगा तो आप उसी के एरिया में ले जाएगा। तो आप उसी के एरिया में चले गए, तो वहां जाके पढ़िए क्या लिखा गया है। लिखा गया है कमीशन बराबर सैलरी इंटू 0.1, क्योंकि क्वेश्चन में इट वॉज गिवन कि अगर सैलरी 20,000 या ज्यादा है तो 10% कमीशन मिलेगा सैलरी का। तो हम देखो कमीशन निकाल रहे हैं, कमीशन कितना निकला है? सैलरी इंटू 0.1, यानी सैलरी का कितना परसेंट? 10%। तो आप ही सोचिए, 25,678 का 10% कितना होगा? 2567.8, वो उसका कमीशन हो जाएगा 10%। तो कमीशन का वैल्यू कितना हो गया? 2567.8। अब आप याद कीजिए, पहला कंडीशन जब ट्रू होता है तो ब्लॉक नंबर 1 काम करता है, और उसके बाद एल्सिफ, एल्सिफ, एल्स, ये सब रिजेक्ट हो जाता है। आपको कल का क्लास याद होगा, यानी पहला वाला सेटिस्फाई हो जाएगा तो एल्सिफ में जाते ही नहीं है, उड़ के सीधे कहां जाते हैं आप? स्टेटमेंट नंबर एक्स पे। याद है, स्टेटमेंट एक्स वो स्टेटमेंट था जो कॉमन एरिया में लिखा गया वाक्य था। मतलब पहला ब्लॉक काम कर गया, फिर आप एल्स में जाएंगे नहीं ताक झांक करने, तो सीढ़ी पूरा स्किप हो जाएगा और आप कहां पहुंचेंगे? कॉमन एरिया में, स्टेटमेंट एक्स के पास। तो क्या है स्टेटमेंट एक्स में लिखा हुआ? पढ़िए, टोटल अमाउंट बराबर कितना? सैलरी। सैलरी कितना गिवन था? 25,678 प्लस कमीशन, और कमीशन कितना है? 2567.8। तो इन दोनों को जोड़ने से यहां पे टोटल अमाउंट निकल जाएगा 0.8 करके। आप समझ रहे, कुछ जोड़ के जो वैल्यू आएगा वो यहां पे आ जाएगा। फिर सुनिए क्या होगा, अब आपको डिस्प्ले करना है कि कमीशन कितना था और अमाउंट कितना था। ये तो मशीन कर लेगा कैलकुलेट, आप तो बस फॉर्मेट देख रहे हैं। तो बोलिए, इस वाले सी आउट ने क्या डिस्प्ले किया? इस वाले सी आउट ने क्या डिस्प्ले किया? कमीशन बराबर, तो आपके मॉनिटर पे बताइए कौन सा मैसेज आ जाएगा? आपके मॉनिटर पे मैसेज आ जाएगा
कमीशन बराबर क्या, कमीशन बराबर क्या, COM। तो COM का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2567.8। तो ये कैलकुलेट हो चुका था इसलिए हम उसको लिख दिए। लेकिन अगला सी आउट अब क्या डिस्प्ले करेगा, नेक्स्ट सी आउट क्या डिस्प्ले करेगा, स्लैश एन। आपको पता है स्लैश एन से लाइन चेंज हो जाएगा मॉनिटर पे, एंड देन डिस्प्ले करेगा अमाउंट इक्वल्स। तो अब आपके मॉनिटर पे क्या डिस्प्ले होगा, अमाउंट इक्वल्स। तो अमाउंट इक्वल्स व्हाट, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ अमाउंट, तो अमाउंट इक्वल्स AMT। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AMT, तो AMT का वैल्यू जो यहाँ कैलकुलेट हो रखा था 0.8 आया होगा उसके आंसर में, सामने का चीज जोड़ के निकाल सकते हैं। तो वैल्यू आके 0.8 वाले फॉर्मेट में दिख जाएगा, क्योंकि रिजल्ट में 0.8 आया होगा, देख के ही लग रहा है इसमें कुछ नहीं है, पॉइंट की पॉइंट तो था ही नहीं, इसमें 0.8 है, जोड़ के 0.8 आएगा कुछ। तो ये डिस्प्ले हो गया हमारा आंसर। उसके बाद बताओ क्या लिखा है, गेट CH। तो गेट CH का रूल तो पता है, आउटपुट स्क्रीन को गेट CH होल्ड करके रखे रहेगा, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे या कोई की प्रेस करेंगे तभी आपका स्क्रीन डिसअपियर होगा। उसके बाद मेन फंक्शन इज ओवर एंड लाइफ इज ऑल्सो ओवर हो जाएगा। तो ये हम लोगों का सिर्फ एक केस था। सोचिए हम ऐसा केस लिए जिसमें मेरा फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई कर गया, फर्स्ट कंडीशन ही मेरा सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। सुनिए अब हम सेकंड केस रन करा के दिखाते हैं। सपोज कीजिए सेकंड टाइम हम फिर से जब बता रहे हैं तो जिंदगी मेन से शुरू हो गया। इंटीजर टाइप का ब्लॉक क्या बना दिया आप, सैलरी नाम से बना दिए। एक ब्लॉक फ्रैक्शन वैल्यू होल्ड करने के लिए क्या बना दिए, कमीशन, और एक कौन सा बना दिए, अमाउंट का बना दिए। ये तो नहीं था। सी दिस इज माई मॉनिटर। ये बताओ क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या करेगा, मेरे मॉनिटर में जो भी गार्बेज है उसको इरेज कर देगा, फ्रेश स्क्रीन कर देगा। सी आउट ने कौन सा मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर दी सैलरी। तो सेकेंड टाइम जब हम रन किए तो मेरे से ये फिर पूछ रहा है एंटर दी सैलरी। सपोज कीजिए इस बार हम सैलरी उसको 12,000 दे दिए। आप क्रॉस चेक करेंगे अलग अलग वैल्यूज लेके, हम इस बार 12,000 दे दिए मान लीजिए आप। तो ये 12,000 हम कहां से दबा दिए, कीबोर्ड से। पढ़ा किसने, सीन ने। स्टोर किस में किया, सैलरी में। तो सैलरी का वैल्यू कितना हो गया 12,000, सैलरी का वैल्यू हो गया 12,000। ओके अब चलो देखते हैं कि ये वैल्यू किस कंडीशन में फिट बैठता है। चलो कंडीशन देखो, बताओ पहला कंडीशन क्या है, सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000। वेरीफाई कीजिए, सैलरी में गिवन है 12,000, तो क्या 12,000 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000, नॉट एट ऑल। अच्छा ये कंडीशन रॉन्ग होने का मतलब है कि मेरा जो सैलरी है 12,000 वो 20,000 से बड़ा या बराबर नहीं है, यानी वो कम होगा। कॉमन सेंस लगाओ, अगर सैलरी कम होगा 20,000 से तभी ना आप एल्स पार्ट में जा रहे हैं। यानी कि देखो ये अगर रॉन्ग हो गया और आप नीचे आ रहे हैं, यानी 20,000 से लेस वाला कंडीशन तो ऐसे ही ट्रू हो गया। तो मैटर अब क्या कर रहा है, चेक करना बस ये वाला हिस्सा। सिर्फ हम लोग इसी हिस्से को सिर्फ लिखे हैं, सेकंड हिस्सा उड़ा दिए हैं हम, क्योंकि सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं है इस परिस्थिति में। वो तो अंडरस्टूड है ना, 20,000 से कम होगा तभी तो नीचे आए होंगे, 20,000 से कम होगा तभी तो नीचे आए होंगे, तो ये तो ट्रू है ही। तो बस ये चेक कर लो, बात बन जाएगा। चलो देखते हैं। अब बताओ एल्स में तो आ चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग टू चेक द सेकेंड कंडीशन। चेक करिए, क्या सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सैलरी, द वैल्यू ऑफ सैलरी इज 12,000। तो क्या 12,000 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15,000, फॉल्स, क्योंकि सैलरी 12,000 15,000 से बड़ा या बराबर नहीं होता है। इसका मतलब वो इससे भी कम है। अगर वो इससे भी कम है तो आप उसके एल्स पार्ट में जाएंगे, और जब आप उसके एल्स पार्ट में जाएंगे तो ये जो इफ है ये अब क्या चेक करेगा, क्या सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। सोचिए पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, अब तीसरा चेक करते हैं। तो सैलरी में कितना गिवन है 12,000, तो क्या 12,000 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000, कंडीशन इज ट्रू। तो 12,000 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000, तो तीसरा कंडीशन जब ट्रू होगा तो ब्लॉक नंबर 3 में घुस जाएंगे आप, क्योंकि पहला रॉन्ग हो गया तो दूसरा चेक किए, दूसरा रॉन्ग हो गया तो तीसरा चेक किए, इत्तेफाक से तीसरा सही हो गया तो ब्लॉक नंबर 3 वर्क करेगा। तो क्या कहता है ब्लॉक नंबर 3, कमीशन बराबर सैलरी गुना 5%। 5% होता है 5/100, सॉल्व करने से 0.05 देता है। तो बताओ 12,000 का 5%, 12,000 का 10% होता तो 1,200 होता, तो 12,000 का 5% 600 हुआ। तो मेरे कमीशन का वैल्यू कितना हो गया 600.0, फ्लोट है ना, तो 600.0।
उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, कमीशन तो मेरा निकल गया, तो क्या एल्स पार्ट में ताक झांक करेंगे क्या हम? नहीं। ये मैच कर गया तो फिर हम दौड़ के कहाँ जाएंगे? स्टेटमेंट टैक्स के पास। तो ये बताओ स्टेटमेंट टैक्स में क्या लिख रखे हैं आप? स्टेटमेंट टैक्स में आप लिख रखे हैं नया टोटल बराबर सैलरी का वैल्यू प्लस कमीशन का वैल्यू। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सैलरी? देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सैलरी? सैलरी का वैल्यू है 12,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कमीशन? कमीशन का वैल्यू है 600.0। तो अमाउंट का, अच्छा इसका नाम हम क्या लिख दिए हैं, सॉरी, हम इसका नाम टोटल लिखे, इसका नाम अमाउंट था ना, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया, देखे भी नहीं थे। इसका नाम अमाउंट लिखे थे हम ऊपर में, तो आपको एएमटी लिखना था और यहाँ पे भी एएमटी है, हम यहाँ ध्यान ही नहीं दिए, हम टोटल लिखे हैं। तो अमाउंट का वैल्यू कितना हो गया बताओ? टोटल अमाउंट हम कह रहे थे, टोटल लिख दिए हैं। तो टोटल अमाउंट का वैल्यू कितना हो गया बताओ? सैलरी प्लस कमीशन। तो सैलरी का वैल्यू मेरा कितना है? 12,000। कमीशन का वैल्यू कितना था? 600.0। तो मेरे अमाउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? मेरे अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 12,600.0, 12,600.0। लेकिन छापने के समय ये 0.0 देखिएगा गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ये दिखता नहीं है, दिखेगा बस इतना वैल्यू। चलिए छापते हैं फिर। बोलिए सी आउट आकर अब क्या डिस्प्ले करेगा? कमीशन इज इक्वल टू COM। यानी कि मेरे मॉनिटर पे अब आउटपुट क्या आएगा, आप ही बताइए। कमीशन इज इक्वल टू COM। तो कमीशन का वैल्यू 600.0 है, तो 0.0 एलिमिनेट हो जाता है छपने के टाइम, तो सिर्फ 600 दिखेगा। नेक्स्ट सी आउट में क्या लिख रखे हैं आप? \n अमाउंट इक्वल्स AMT। तो अब आपके सेकेंड लाइन में क्या आउटपुट आएगा? लाइन चेंज करके बोलिए, अमाउंट इज इक्वल टू AMT। और AMT का वैल्यू कितना है? 12,600.0। तो आपको दिखेगा 12,600। सो गेट CH आया, स्क्रीन को होल्ड करेगा, आप कोई की प्रेस करेंगे, ये स्क्रीन डिसअपियर होगा, फिर मेन फंक्शन इज ओवर, लाइफ इज अगेन ओवर। तो आप एक चीज देख रहे हैं, आप इतना सारा केसेस का जिक्र करते हैं लेकिन काम कोई एक ही करता है। हम आपको कल बताए थे सिलेक्शन स्टेटमेंट में मल्टीपल ब्रांच भले ही हो, चुनाव कितने ब्रांच को आप करेंगे एट ए टाइम? किसी एक ही ब्रांच को आप चुन पाते हैं। भले ब्रांच मल्टीपल है, भले ब्रांच ढेर सारा है, लेकिन आप चूज कितने ब्रांच को कर पाएंगे? सिर्फ एक ब्रांच को ही आप चूज कर पाएंगे। तो वो इसका हल है। तो एक केस हम और लेके चलते हैं, जल्दी से देख लीजिए। देखिए फिर से लाइफ मेन से शुरू हुआ, हम ब्लॉक्स किस किस नाम का बना दिए? एक ब्लॉक सैलरी नाम का, एक ब्लॉक कमीशन नाम का, और एक ब्लॉक अमाउंट नाम का। हम इतना सारा ब्लॉक्स यहाँ पे बना चुके हैं, 3 ब्लॉक्स। फिर बताओ क्लियर स्क्रीन ने क्या किया होगा? मेरे मॉनिटर पे पहले से कुछ डिस्प्ले होगा, उसको इरेज करके ब्लैंक स्क्रीन प्रोवाइड किया। नाउ सी आउट क्या पूछ रहा है आपसे? एंटर दी सैलरी। तो आपके मॉनिटर पे कौन सा मैसेज प्रिंट हो गया? एंटर द सैलरी। इसको पढ़ के आप क्या समझ रहे हैं कि आप आइए और सैलरी दीजिए। तो हम सैलरी में इस बार पता है 3,000 दे दिए, सैलरी में हम 3,000 दे दिए। तो कहां से दबा दिए 3,000? कीबोर्ड से। पढ़ेगा कौन 3,000 को? कौन पढ़ेगा? सी इन। और स्टोर किस में करेगा? सैलरी में। तो सैलरी का वैल्यू कितना हो गया? 3,000। सैलरी का वैल्यू हो गया 3,000। अब चलिए चेक करते हैं, बताइए क्या सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000? यानी आपने जो सैलरी 3,000 दिया है, क्या वो 20,000 रुपए से ज्यादा या बराबर है? नॉट एट ऑल। यानी उसका सैलरी 3,000 20,000 से कम है। तो कहां जाओगे? एल्स। और एल्स में जाके इफ सेकेंड कंडीशन चिपका देगा। चेक करिए, क्या 3,000 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15,000? सोचिए, क्या 3,000 बड़ा या बराबर है 15,000 से? ये भी रॉन्ग। यानी 3,000 15,000 से भी कम है, तो और एल्स में जाएंगे। अब ये इफ अगला कंडीशन चेक करेगा, क्या 3,000 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000? तो क्या सैलरी जो 3,000 है, क्या वो 10,000 से बड़ा या बराबर है? ये भी रॉन्ग। तो आप ही सोचिए, पहला भी रॉन्ग, दूसरा भी रॉन्ग, तीसरा भी रॉन्ग। तो जब सारा कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा, तो मेरे कंडीशन के बेसिस पे जो बचा खुचा हिस्सा है वो वाला वर्क करेगा। यानी मेरे प्रोग्राम में बचा खुचा हिस्सा कौन है? एल्स। ये वाला हिस्सा वर्क करेगा और कमीशन कितना अलॉटेड कर देगा? 0, क्योंकि वो तो कह रहा था कमीशन नॉट अलाउड। तो एल्स में जाके कमीशन का वैल्यू कितना हो गया? एल्स में जाके मेरे कमीशन का वैल्यू हो गया 0। अब आप बताइए, कमीशन तो 0 हो गया, वो बाहर तो आएगा स्टेटमेंट टैक्स पे। तो आप देख रहे हैं एक चीज, स्टेटमेंट टैक्स वाला जो पोर्शन है वो एक जनरल पोर्शन है, किसी भी कंडीशन से निकल के आप क्यों ना आए, आना पड़ रहा है उसी कॉमन एरिया में। तो बताओ इस बार मेरे स्टेटमेंट टैक्स में अमाउंट कितना कैलकुलेट होगा? सैलरी कितना था? 3,000।
कमीशन कितना था 0.0, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, सिर्फ 3000 रहेगा, कोई ग्रोथ नहीं होगा। प्रिंट करके देखो, इस सी आउट ने क्या प्रिंट किया मॉनिटर पे, कमीशन इक्वल्स, डबल कोट्स में क्या लिखे, कमीशन इक्वल्स, तो सी आउट उसको हूबहू छापेगा। यानी आपके मॉनिटर पे कौन सा मैसेज प्रिंट हो जाएगा बताइए, कमीशन इक्वल्स। तो कमीशन इक्वल्स व्हाट, सीओएम, तो सीओएम की वैल्यू कौन है, सीओएम की वैल्यू है 0, क्योंकि कमीशन तो इस बार मिला ही नहीं था उसको। और अगले सी आउट में क्या लिखा पढ़िएगा, यहाँ पे अगले सी आउट में लिखा है लाइन चेंज, सो लाइन चेंज एंड देन व्हाट इट विल डिस्प्ले, amount is equal to what, AMT, and what is the value of AMT, the value of AMT is 3000। सो गेट सी एच आएगा, स्क्रीन को होल्ड करेगा, आप कोई की प्रेस करेंगे, स्क्रीन छूट जाएगा, मेन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सीख रहे थे कि ये जो लैडर ऑफ एलसीफ स्टेटमेंट है ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, और एग्जाम्स में आप देखेंगे कि अक्सर एग्जाम्स में आप देखेंगे क्या कि ये जो लैडर का क्वेश्चन है वो अक्सर पूछता रहता है, कोई ना कोई टॉपिक पे उठा के क्वेश्चन पूछ देगा। सपोज कीजिए कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जिसमें यहाँ पे क्या करेगा ना, इलेक्ट्रिक बिल का कितना यूनिट कंज्यूम हुआ है वो दे देगा। ये बोर्ड्स में अक्सर पूछा जाता है, यूनिट्स लिख देगा कि आपने कितना इलेक्ट्रिक यूनिट्स कंज्यूम किया, अब बगल में बोल देगा कि आपका बिल अमाउंट कितना कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो वो हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको भेजेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसमें हम वो लिख देंगे क्वेश्चन। यहाँ पे यूनिट्स लिखा रहेगा, कितना यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो बगल में आपको बताना पड़ेगा कि इसका टोटल बिल अमाउंट कितना हुआ। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। किसी क्वेश्चन में लिख सकता है क्या, आप कितनी स्पीड से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको कितना फाइन पे करना पड़ेगा, तो उसका रेंज दिया रहेगा कि अगर आप 80 से ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं, 80 kmph से ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं तो आपको मिलेगा फाइन देना पड़ेगा 10,000 रुपया। अगर बोलेगा कि आप 50 से 80 के बीच में चल रहे हैं तो आपको फाइन देना पड़ेगा 5,000 रुपया। अगर आप 30 से 50 के बीच में चल रहे हैं तो आपको फाइन देना पड़ेगा 2000। और अगर आप 30 से कम में चल रहे हैं तो आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आप ठीक स्पीड में चला रहे हैं किसी जोन में। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन में यहाँ पे दे सकता है कि इसमें इस स्केल में आएगा तो ये स्थिति है, इस स्केल में आएगा तो ये स्थिति है। आपको लास्ट क्लास हम बताए थे वो परसेंट एवरेज निकालना और डिवीजन बताना। आपको पता ना ग्रेडिंग सिस्टम भी होता है मार्क्स में, ग्रेडिंग सिस्टम में बोल देगा, यहाँ पे मार्क्स लिख देगा और यहाँ पे बताना पड़ेगा ग्रेड कितना ऑब्टेन हुआ, ग्रेड A+A, B+B वो वाला। तो अगर ग्रेडिंग सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको यूजर से उसका मार्क्स मांगना होगा। अगर मार्क्स लिखा रहेगा सपोज करो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो अगर उसको ग्रेड A+ माने हैं आप अपने इंस्टीट्यूशन में, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 में ग्रेड लिख देगा A+। लेकिन अगर किसी का मार्क्स 80 से 90 के बीच में है तो उसको ग्रेड ए देगा। अगर उसका मार्क्स 75 से 80 के बीच में तो उसका ग्रेड B+ देगा। अगर 65 से 75 के बीच में तो उसका ग्रेड बी देगा। तो ऐसे करके पूरा स्केल आप देख सकते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन में एक तरफ कोई इस तरह का रेंज दिया रहे कि इस बीच में आएगा तो ये चीज, इस बीच में आएगा तो ये चीज, तो आप समझ जाइए वैसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि लैडर ऑफ एलसीफ स्टेटमेंट का इस तरीके से यूज किया जाता है सिलसिलेवार तरीके से, जिसमें पहला कंडीशन रॉन्ग होता है तो सेकंड को चेक करते हैं, सेकंड रॉन्ग होता है तो थर्ड को चेक करते हैं, और जब सारा रॉन्ग होता है तो बचा खुचा लास्ट के एल्स में फेंक देते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन आप इसको टैकल कर सकते हैं। तो टाइम तो अब इसमें ओवर हो रहा है, तो अभी हम इसको एंड कर रहे हैं, फिर से आप लोग लॉग इन कीजिए। फिर हम लोग इफेल्स का चौथा टाइप पढ़ेंगे। अब उस चौथा टाइप का नाम था नेस्टेड इफेल्स। ठीक है, नेस्टेड इफेल्स, ये कौन सा टाइप था, थर्ड टाइप, लैडर ऑफ इफेल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड इफेल्स। ठीक है, तो लॉग इन कीजिएगा तुरंत से अभी।
तो हम लोग इफ एल्स का 3 टाइप डिस्कशन कर चुके हैं। हम आपको बताए थे कि इफ एल्स में टोटल 4 टाइप होता है। तो उसमें से 3 टाइप पढ़ चुके हैं, अब चौथे टाइप की बारी है। तो इफ एल्स में जो फोर्थ टाइप है ना, इस टाइप का नाम है, नंबर डी टाइप का नाम है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इस टॉपिक का नाम है। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, आप सबको मालूम है नेस्ट का मतलब तो यहाँ पे घोंसला होता है। नेस्ट का मतलब तो घोंसला होता है। घोंसले के स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हैं घोंसला में, कि उसमें तिनके के अंदर तिनका अटैच्ड रहता है। यानी जब भी आप नेस्ट का बात करेंगे, नेस्ट मतलब होगा घोंसला, उसमें तिनके के अंदर में तिनका ट्विस्टेड होता है। तो इफेल्स का नेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसको नेस्टेड इफेल्स बोलते हैं। एंड इसमें क्या होगा कि आपका जो इफ होगा या आपका जो एल्स होगा, उसके भीतर फिर से इफ एल्स होगा। यानी आप इफ की बात करें या एल्स की बात करें, उनके भीतर आप देखेंगे कि फिर से इफ एल्स होगा। उस प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग में नेस्टेड इफ एल्स बुलाते हैं। कैसा ये होता है उसको अभी डेफिनेशन, सिंटैक्स, फ्लोचार्ट से देखेंगे, फिर उसका प्रोग्रामिंग डिस्कशन करेंगे हम लोग। अब तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, देखिए आप, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ, या इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, देखिए, इन दिस टाइप द इफ बॉडी or the else body or both can again consist of set of if else statements। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, ये बोल रहा है, नेस्टेड इफ एल्स बोल रहा है, इस टाइप में क्या होगा कि आपका जो इफ का बॉडी है, इफ का बॉडी समझ रहे हैं ना, जो इफ के साथ ब्लॉक लिखा होता है, इसमें क्या होगा, जो इफ का बॉडी है या जो एल्स का बॉडी है, या दोनों में मतलब इफ में भी और एल्स में भी, कैन अगेन कॉन्सिस्ट ऑफ सेट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब उसमें इफ के बॉडी में चाहे एल्स के बॉडी में चाहे दोनों में आप देखेंगे कि फिर से कौन मौजूद है, इफ एल्स मौजूद है। उसी चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का उसको नाम देते हैं। सिंटैक्स देखने से ज्यादा क्लियर होगा। तो अब हम आपको यहाँ पे उसका सिंटैक्स दिखाने जा रहे हैं। सिंटैक्स मतलब उसका रफ वो रूल, ग्रामर। देखो इसमें कैसा होता है। सपोज कीजिए हम लोगों ने इफ लिखा, और इफ के साथ आपको मालूम है कि कंडीशन लगाते हैं। सपोज करो हम इफ के बाद टेस्ट कंडीशन 1 लगा दिए। अब आपको अच्छी तरह मालूम है कि जब इफ में कंडीशन चेक करते हैं हम लोग, और कंडीशन अगर ट्रू होता है तो वो हम लोगों को इफ के बॉडी में फेंकता है। इफ में जब हम लोग कंडीशन टेस्ट करते हैं और कंडीशन अगर सही होता है तो हम लोगों को इफ के बॉडी में फेंकता है। और अगर मेरा कंडीशन गलत होगा तो हमको कहां पे फेंकेगा, एल्स के बॉडी में फेंकेगा। और उसके बाद बाहर में कॉमन एरिया को हम लोग क्या नाम से पहचान रहे हैं, स्टेटमेंट नंबर एक्स नाम से, बस ऐसे ही पहचान रहे हैं हम लोग उसको, खुद से नाम दे रहे हैं इसको। तो सुनिए हो क्या रहा है इस स्थिति में। इफ ने कंडीशन को चेक किया, कंडीशन ट्रू होगा तो आप इस हिस्से में कूदेंगे, कंडीशन रॉन्ग होगा तो आप एल्स के हिस्से में कूदेंगे। यानी दोनों में से किसी एक हिस्से में आपको जाना है, ये तो तय है। ठीक है, अब सुनिए, अगर आपका ये कंडीशन नंबर 1, अगर आपका कंडीशन नंबर 1 सही हुआ और अगर आप इस एरिया में गए, तो इसमें जाते के साथ हो सकता है आपको कुछ काम एक्स्ट्रा भी करना पड़े, कुछ काम। वो काम क्या है अभी तो पता नहीं है पहले से, पर कुछ काम हो सकता है। उसके बाद देखिए ऐसा स्थिति भी आ सकता है कि आपको फिर से उसके भीतर में टेस्ट कंडीशन 2 कोई थमा दिया गया है। मतलब कंडीशन में तो है ही, हम भीतर में घुस के फिर एक कंडीशन चिपका दिया गया है। और ये अगर सही होगा तो सपोज कीजिए ब्लॉक नंबर 1 में जा रहे हैं हम लोग, नंबरिंग हम बिठा रहे हैं अपने मन से यहाँ पे, और ये रॉन्ग होगा तो हम एल्स में जाके ब्लॉक नंबर 2 में जा रहे हैं।
अब फिर यहाँ पे कोई वाक्य हो सकता है काम करने को, और इस एल्स के अंदर मामूली सा ब्लॉक नंबर 3 हो सकता है। अब जरा गौर से देखिए हो क्या रहा है। देखो, इसमें आप देख रहे हैं इफ का जो बॉडी है, इसको भी छुपा दीजिए। आप ये देखिए इफ का जो बॉडी है उसके अंदर फिर से इफ एल्स का सेट मौजूद है, मतलब इफ के भीतर इफ एल्स, इफ के भीतर इफ एल्स। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? नेस्टेड इफ एल्स। तो इस सिंटैक्स में हम इफ के अंदर तो इफ एल्स लिख चुके हैं, बट एल्स के अंदर इफ एल्स हम नहीं लिखे हैं। एल्स के अंदर मामूली सा ब्लॉक नंबर 3 मौजूद है। एल्स के अंदर सिंपल सा ब्लॉक नंबर 3 मौजूद है, इसमें कोई इफ एल्स नहीं लिखा है फिर से। क्योंकि ऐसा हो सकता है नेस्टिंग में कि इफ के अंदर इफ एल्स है लेकिन एल्स के अंदर नॉर्मल चीज लिखा है। पता है और क्या स्थिति बन सकता है? इफ के अंदर नॉर्मल चीज लिखा होगा और एल्स के अंदर इफ एल्स हो सकता है किसी केस में। वो हम लिखे नहीं, आप समझिए बात। इफ के अंदर नॉर्मल स्थिति हो सकता है और एल्स के अंदर फिर इफ एल्स हो सकता है, इसी की तरह। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि इफ में तो इफ एल्स था, इफ में तो इफ एल्स था, एल्स के अंदर भी फिर इफ एल्स हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है किसी केस में। यानी इफ में भी इफ एल्स और एल्स में भी इफ एल्स। समझ आ रहा बात? तो उसी प्रक्रिया को नेस्टेड इफ एल्स बोल सकते हैं। तो नेस्टेड इफ एल्स में क्या हो सकता है कि जो इफ का बॉडी है या एल्स का बॉडी है या दोनों का बॉडी है, अगेन कैन कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, मतलब उनके अंदर फिर से इफ एल्स रह सकता है। इसी चीज को नेस्टेड इफ एल्स बुलाते हैं। तो हम नेस्टेड में तो बहुत केसेस होता है, हम उसमें से एक केस यहाँ पे लिख के दिखाए हैं आपको। तो अगर हम आपको इस केस का डायग्राम बनवाए, इस केस का अगर हम आपको फ्लो चार्ट बनवाए तो वो कैसा दिखेगा, सिर्फ इसको समझिए आप। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट कंडीशन चेक करना पड़ेगा। तो आपको याद है फ्लो चार्ट में ऐसे रोम्बस शेप का बॉक्स बनाया जाता है। इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? टेस्ट कंडीशन 1, ऐसे लिखेंगे हम लोग इस चीज को। अच्छा, अब यहाँ पे दो परिस्थिति है, या तो मेरा कंडीशन नंबर 1 सही होगा या तो वो गलत होगा। ठीक है, मान लो वो सही है, तो सही है तो उसका रास्ता ट्रू की तरफ जाएगा, और ये गलत होगा तो उसका रास्ता फॉल्स की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो मान लीजिए मेरा कंडीशन अगर ट्रू है, मेरा कंडीशन अगर ट्रू है तब तो हम इसके अंदर जाएंगे। आज जब हम इसके अंदर जाएंगे तो देखिए हम यहाँ पे क्या लगा रखे हैं? इफ के साथ सेकंड कंडीशन। तो कंडीशन चेक करने के लिए तो आपको याद है ना, ये सिंबल यूज होगा, देखते जाइए। अगर पहला वाला ट्रू है तो हम इफ के अंदर गए, और जब हम इफ के अंदर गए तो फिर से हमको इफ थमा दिया, यानी हम फिर से इस तरीके से कंडीशन चेक करेंगे और क्या लिखेंगे इस बार? टेस्ट कंडीशन 2 क्वेश्चन मार्क। अब ये बताओ, ये कंडीशन अगर सही होता है तो कौन सा पड़ाव पार होगा? अगर ये कंडीशन सही होता है तो कौन सा पड़ाव पार होगा? आप ही बताइए। ब्लॉक नंबर 1, यहां पे जो लिखा है ये सही होगा तो ब्लॉक नंबर 1, और अगर ये गलत होगा तो एल्स में जाके ब्लॉक नंबर 2, यानी ये अगर गलत होगा तो उसमें जाके ब्लॉक नंबर 2। ठीक है, अब आप इसको जंक्शन करके आगे भेजेंगे, मतलब इससे निकल के बाहर आएंगे और कहां चले जाएंगे? इफ में गए, देखिए इफ में गए, इफ में गए हम, इफ में गए हम तो फिर उसके अंदर इफ एल्स चेक हुआ, ये सही है तो ब्लॉक 1 काम कर रहा है, ये गलत है तो ब्लॉक 2 काम कर रहा है। पर अंत में कहां जाएंगे आप? स्टेटमेंट एक्स के पास। ये देखिए कहां जा रहे हैं आप? स्टेटमेंट एक्स के पास। इजी डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। व्हाट इफ की मेरा पहला ही गलत हो जाए? गौर से देखिए, अगर मेरा आउटर इफ गलत हो गया, अगर ये आउटर इफ गलत होगा तब तो हम इसमें झांकने भी नहीं जाएंगे, तो हम कहां जाएंगे? इस इफ के एल्स में जाएंगे। और जब इस एल्स में हम जाएंगे तो कौन सा हिस्सा काम करेगा? ब्लॉक नंबर 3। तो सोचिए, अगर बाहर वाला कंडीशन गलत हो गया तो हम फॉल्स में जाएंगे, और कौन सा हिस्सा काम करेगा? ब्लॉक नंबर 3। और उससे निकल के कहां चल देंगे हम? स्टेटमेंट एक्स। तो बताओ हम इससे निकल के कहां चले गए? स्टेटमेंट एक्स पे चले गए, एंड आगे मूव ऑन कर जाएंगे।
तो ये जो फ्लो चार्ट है इस परिस्थिति को बयान कर रहा है, ठीक है। ये जो फ्लो चार्ट है इस स्थिति को बता रहा है। पर आप ही सोचिए, नेस्टिंग में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इफ के भी अंदर इफ एल्स है, एल्स के अंदर भी इफ एल्स है। तो उस केस में अगर एल्स के अंदर भी इफ एल्स होगा तो फिर यहां पे ऐसा चीज यहां भी लगेगा। वो देख के आपको पता चलेगा फ्लो चार्ट उसका कैसा बनने वाला है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स को यूज कैसे करना है प्रोग्राम में। तो इसके लिए आज हम एक सिंपल सा प्रोग्राम ही अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, उस प्रोग्राम को देख के आपको पता चल जाएगा कि सिंपल इफ स्टेटमेंट किस तरीके से, सॉरी, नेस्टेड इफ एल्स किस तरीके से काम करता है। देखिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन चूज कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। हम एकदम बेसिक सा एग्जांपल ले रहे ताकि टॉपिक आप तुरंत क्लियर कर लें। तो आपको यूजर से ईयर मांगना है, कोई साल मांगना है, और यूजर जो ईयर देगा, जो वर्ष देगा, उसको बताना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं। ठीक है। अब पहले लीप ईयर का प्रोग्राम चालू करने से पहले अब आपको थोड़ा सा उसका रफ लॉजिक समझना होगा। सुनिए, लीप ईयर में क्या लॉजिक है। लीप ईयर, पहले एक बात बताओ, ईयर दो टाइप का हो सकता है। या तो आपका ईयर सेंचुरी ईयर हो सकता है। सेंचुरी ईयर समझते हैं जिसमें 100 लगा होता है, जैसे 2000, 1900, ये सब कैसा ईयर है, सेंचुरी ईयर है क्योंकि इसमें 100 लगा है। और एक ईयर कैसा हो सकता है, नॉन सेंचुरी। नॉन सेंचुरी समझ में आ रहा है, जैसे 2020, जैसे 2020, 2021, 2004, ये सब कैसा ईयर है जिसमें 100 नहीं लगा है, तो नॉन सेंचुरी। सेंचुरी मतलब तो 100 है। और सेंचुरी ईयर कौन कौन हो सकता है, 1900, 2000, 2100, 2200, ये सब सेंचुरी ईयर्स हैं। ठीक है। तो लीप ईयर पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा सेंचुरी नॉन सेंचुरी। समझ गए, ये तो बड़ा आसान था। अब सुनिए, बचपन से हम लोगों को ये सिखाया जाता है, जब छोटे होते हैं तो हर 4 साल पे लीप ईयर आता है। और अगर आपका ईयर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी अगर आपका कोई वर्ष 4 से भाग दें और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये लीप ईयर है। बचपन से यही सीखे हैं, और हर 4 साल पे लीप ईयर आता है, यही सीखे हैं। पर बचपन में हम लोग छोटे होते तो हम लोगों को सेंचुरी ईयर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता रूल्स। यानी पहले सुनिए, आपको पता है 1996 लीप ईयर था। 1996 को 4 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा कट जाएगा। 1996 लीप ईयर था। फिर 4 साल के बाद कौन आया, 2000। 2000 को 4 से भाग दोगे, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, आप करके देखिएगा प्रैक्टिस। तो ये भी लीप ईयर था। फिर 4 साल के बाद आया 2004, ये भी लीप ईयर था। 2008 लीप ईयर था। 2012 लीप ईयर था। 2016 लीप ईयर था। और ये जो कमिंग, ये जो चल रहा ईयर है, ऑनगोइंग ईयर है 2020, आपको याद होगा ये भी लीप ईयर ही था। फिर अगला लीप ईयर 2024 में आएगा। तो ऐसे करते जब जाओगे तो 2096 में फिर लीप ईयर आएगा आगे में, भविष्य में। और उसके बाद 2100 जब होगा, तो रूल के हिसाब से देखो, 4 साल 4 साल 4 साल 4 साल 4 साल पे लीप ईयर आ रहा है ना। और ये जितना साल हम लिखे हैं, सारा साल, यहां तक कि 2100 भी 4 से डिवाइड हो जाता है। पर पता है, ये 2100 लीप ईयर नहीं है, उसमें 8 साल के बाद लीप ईयर आएगा। इसमें 4 4 का गैप था, अब देखना 8 साल बाद लीप ईयर आएगा। उस समय तो उस समय क्या रहा, 2104 में फिर लीप ईयर आएगा डायरेक्ट। इसका जो भी रूल है, मतलब इसका रीजन जो है, वो रीजन आप सर्च करेंगे क्यों ऐसा होता है। आपको पता है ना, रोटेशन रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसी के चलते लीप ईयर का है कि कितना टाइम लगता है उसको रिवॉल्व करने में अर्थ के अराउंड। 365 दिन, 6 घंटा और कुछ सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स भी मैटर करता है, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो सबके रीजन के चलते क्या होता है कि 4 4 साल पे लीप ईयर आता है। पर हर सेंचुरी ईयर जब आता है, तो सेंचुरी ईयर में 4 4 100 साल पे लीप ईयर आता है। तो आप बोलेंगे सर, ये सेंचुरी ईयर को आप बोल रहे हैं कि लीप ईयर नहीं है, लेकिन सर 2000 तो सेंचुरी ईयर था, सर ये लीप ईयर कैसे हो गया था। तो सुनिए, सेंचुरी ईयर कौन कौन सा था, 1900 था, 2000 था, 2100 था, 2200 था, 2300 था, 2400 था, ये सब सेंचुरी ईयर्स है। तो जानते हैं सेंचुरी ईयर में लीप ईयर का कॉन्सेप्ट होता है कि 4 4 100 साल पे उसमें वो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका ईयर सेंचुरी है तो उसको 4 से कभी मत चेक कीजिएगा, क्योंकि पता है
जितना भी सेंचुरी ईयर है वो तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप 2100 को 4 से भाग दीजिएगा, देखिएगा डिवाइड हो जाएगा। पीछे में 100 लगा है ना, 2200 में भी 100 लगा है ना, 2300 में भी 100 लगा है ना, सब डिवाइड हो जाएगा 4 से। लेकिन ये सब लीप ईयर नहीं है, दिमाग में ये बात ठूस लीजिए अच्छे से। सेंचुरी ईयर में तभी वो लीप ईयर होगा जब वो कितने से डिवाइड होगा, 400 से डिवाइड होगा। 4 से नहीं चेक करना, 4 से तब चेक करना जब वो नॉन सेंचुरी हो, नॉर्मल ईयर हो, ये सब 4 से डिवाइड करना, और सेंचुरी को 400 से डिवाइड करना, और तब निर्णय लेना कि वो लीप है कि नहीं। समझ में आ रहा बात? तो इसमें जो भी फिजिक्स और जो ग्रेविटेशन का जो सॉरी रिवोल्यूशन और रोटेशन का जो रूल लगता है, उस रूल के बेसिस पे क्यों ऐसे हुआ कि 400 साल पे सेंचुरी ईयर्स में लीप ईयर होता है, वो लॉजिक आप अपना रिसर्च कीजिए। कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए कंप्यूटर्स में, सेंचुरी ईयर लीप ईयर होगा 400 साल से डिविजिबल होगा तब, और नॉर्मल ईयर तब लीप ईयर होगा जब वो 4 से डिविजिबल होगा तब। ठीक है, तो जो रटते हैं हम 4 साल 4 साल 4 साल, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अपडेट कर लीजिए। सेंचुरी अगर 400 से डिविजिबल नहीं होगा तो वहां 8 साल का गैप होगा। फिर ऐसा अभी स्थिति नहीं आया इस समय तक, फिर अब आगे आएगा 2100 का जब एरा चलेगा उस समय। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द गिवन ईयर इज लीप और नॉट। अब तो आप लॉजिक समझ गए हैं, लीप में चेक करने के लिए पहले चेक करेंगे कि वो सेंचुरी है कि नॉर्मल है। सेंचुरी है तो 400 से चेक होगा फर्दर, एंड नॉर्मल है तो फिर 4 से चेक होगा फर्दर, यानी कंडीशन में कंडीशन मौजूद रहेगा, तो नेस्टिंग यूज होगा देखना। तो इसका सोल्यूशन देखिए क्या है। सबसे पहले तो हम हेडर फाइल कौन सा लेंगे यहाँ पे प्रोग्राम में, iostream.h। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ रहा, हैश इंक्लूड iostream.h, ये तो लेना ही था। स्क्रीन को क्लियर करना है, आउटपुट को होल्ड करना है, प्रैक्टिकल के टाइम ये सब यूजफुल है। तो फिर उसके लिए आप क्या लेंगे, conio.h। कॉपी पे तो नहीं ले लें, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिंदगी शुरू कहां से हो गया, void main फंक्शन से, ये सब आप जानते हैं। अच्छा, इस बार क्वेश्चन में सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ईयर के ऊपर है, यानी यूजर से आपको इस बार ईयर मांगना है। तो हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का कौन सा घर बना दिए, ईयर। क्लियर स्क्रीन फंक्शन अब हम लोग यहाँ पे यूज कर दिए, इतना तो आपको पता है। सी आउट आया और आकर आपसे क्या मांगने लगा, सी आउट आकर आपसे मांगने लगा एंटर द ईयर। पढ़ेगा कौन, सी इन। स्टोर किस में करेगा, ईयर में। इतना तो करना ही था। अब जो चेकिंग का जो हम बात किए, सेंचुरी नॉन सेंचुरी, हम इधर नहीं लिख रहे, अब हम इस कोड को यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो कोड क्या लिखा है, इसके बाद हम लिख रहे हैं। देखो इफ हम बोले ना, पहले आप बंटवारा कर लीजिएगा कि वो सेंचुरी है कि नॉर्मल है। तो हम पहले क्या चेक करेंगे, इफ ईयर मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस याद है ना, रिमाइंडर निकालता है। इफ ईयर मॉड्यूलस 100 इक्वल्स इक्वल्स 0, तो ये इफ पता है क्या चेक करेगा, ये इफ चेक करेगा कि क्या आपका ईयर 100 से परफेक्टली डिविजिबल है। पता है, अगर आपका ईयर 100 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा तो उसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, यानी कि वो सेंचुरी ईयर है। और अगर वो सेंचुरी ईयर है तो फिर आपको याद है ना 400 से चेकिंग करना था, वो काम अंदर करेंगे। और अगर ये रॉन्ग हुआ तो हमको कहां फेंकेगा, उठा के एल्स पार्ट में। और एल्स पार्ट में आने का मतलब आप समझ गए होंगे, एल्स पार्ट में आने का मतलब है कि वो 100 से डिवाइड नहीं हो पाया होगा पूरा पूरा, यानी वो नॉन सेंचुरी है। तो फिर हम एल्स में आके 4 से डिवीजन करेंगे। अंत में हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, गेट सी एच, और यहाँ पे मेन को हम ओवर कर देंगे। समझिए बात। ठीक है, अब देखो बंटवारा हम कर लिए यहाँ पे, सेंचुरी होगा तो इसमें आना, नॉन सेंचुरी होगा तो इसमें आना, बट गया। अब चलो अंदर में क्या लिखने, देखो अंदर में अब आके चेक करेंगे। आपको हम बताए ना, सेंचुरी ईयर होगा तो लीप ईयर तभी होगा जब वो 400 से भाग जाएगा। तो अब हमको इसमें क्या लिखना होगा, इफ ईयर मॉड्यूलस 400 डबल इक्वल टू 0। तो 400 से तब चेक करना जब वो 100 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। और हाँ, ये अब अगर सही होगा तो सी आउट आपको जवाब देगा कि वो ईयर लीप ईयर है। और अगर ये गलत हो जाएगा तो एल्स में जाके ये सी आउट आपको जवाब देगा नॉट अ लीप ईयर, ये जवाब आएगा। आपको हम बता चुके हैं, इफ के शरीर में एक वाक्य है या एल्स के शरीर में एक वाक्य है तो करली ब्रैकेट लगाएं या उड़ाएं आपकी मर्जी। तो हम इसमें उड़ा दिए हैं फिर से। चलो, इस सेल्स में क्या चेक करोगे, इस सेल्स में आने का मतलब है कि वो 100 से डिवाइड नहीं हुआ होगा पूरा पूरा, यानी कि वो नॉन सेंचुरी है। तो नॉन सेंचुरी के लिए ये एल्स है। अब इसके भीतर, इसके अंदर अब हम इफ लगा के क्या चेक करेंगे कि ईयर मॉड्यूलस 4
इक्वल्स इक्वल्स 0 है कि नहीं। यानी नॉर्मल ईयर को 4 से भाग देना था जैसा हम बता चुके हैं, और अगर वो 4 से पूरा पूरा भाग जाता है, शेष कितना छोड़ता है 0, तब उस नॉर्मल ईयर को हम लोग क्या नाम देंगे कि वो एक लीप ईयर है। और अगर ये गलत होगा तो एल्स में जाके इस सी आउट में अब हम लोग क्या जवाब देंगे कि वो नॉट अ लीप ईयर है। अब हम इसको एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मेरे प्रोग्राम का जिंदगी मेन से शुरू हुआ, ठीक है। इंटीजर टाइप का ब्लॉक मेमोरी में क्या नाम से बना, बोलिए। इंटीजर टाइप का ब्लॉक मेमोरी में क्या नाम से बना, ईयर नाम से बना, ठीक है। सी आउट आया, मेरे मॉनिटर को क्लियर स्क्रीन जो साफ कर चुका है, उस मॉनिटर पे सी आउट ने कौन सा मैसेज प्रिंट किया, एंटर द ईयर। तो हम 4 केस आपको लेके दिखाने जा रहे हैं एग्जांपल में रन कराने समय। ईयर मांगा मेरे से, हम इसमें ईयर का वैल्यू सपोज करो ना 2000 दे देते हैं। अब आप सब बच्चों को मालूम है 2000 एक सेंचुरी ईयर है, ऊपर से 400 से भी भाग जाता है, तो ये तो लीप ईयर होना ही था। तो हम इसको चेक करके दिखाते हैं। एंटर द ईयर पूछा, हम ईयर कितना डाले 2000, पढ़ा कौन कीबोर्ड से सी इन, और स्टोर किस में किया, ईयर में, तो ईयर का वैल्यू 2000 हो गया। चलो चेकिंग करते हैं, ये बताओ इफ, एक सेकेंड, इफ ईयर मॉड्यूलस 100 डबल इक्वल 0, पहले इफ में चेक करो, सुनो अंदर क्या है उसको मत देखो, बस ये देखो इफेल्स लिखा हुआ बाहर में, बाहर में इफेल्स, अब उसके अंदर फिर इफेल्स इफेल्स है ना, इफ में भी इफेल्स, एल्स में भी इफेल्स, इसी को तो नेस्टेड इफेल्स का दर्जा देते हैं। तो पहले ये चेक कर लो ये क्या है, बोलो ईयर मॉड्यूलस 100 क्या 0 के बराबर है, तो मेरे ईयर में कितना है 2000, हम इसको कितने से डिवाइड करेंगे 100 से, तो 100 गुना 20 कितना होता है 2000, रिमाइंडर कितना छोड़ा 0। अब आप बताइए 2000 को 100 से भाग देने पे क्या रिमाइंडर 0 छोड़ा, यस सर। क्या ये एग्जैक्टली इक्वल आया, यस सर, यानी कि वो सेंचुरी ईयर है, तो हम इफ में घुस जाएंगे। इसमें आने का मतलब है कि वो सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। अब चेक करो ईयर मॉड्यूलस 400, ईयर मॉड्यूलस 400 क्या रिमाइंडर 0 आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईयर, ईयर में कितना 2000, अब आप ना 2000 को कितना से भाग दीजिए 400 से, तो 400 पचे 2000, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब देखो 400 से भी वो भाग चला गया, रिमाइंडर 0 आया, शेष 0 आया। तो सेंचुरी है और 400 से डिविजिबल है, तो सी आउट आपको क्या कहेगा, लीप ईयर। यानी इस बार आपका जवाब क्या आएगा कि 2000 कैसा ईयर है, लीप ईयर। तो क्या एल्स पार्ट काम करेगा, नहीं करेगा, ध्यान से देखना, ये काम कर गया तो क्या एल्स पार्ट काम करेगा, नहीं करेगा। आप बाहर आइए, क्या ये एल्स काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि आप इफ के जोन से निकल के आ रहे हैं, तो एल्स में तो झांकना भी नहीं है, सीधे बाहर आइए, गेट सी एच लिखा है। तो गेट सी एच ने क्या किया, स्क्रीन को होल्ड किया, आप कोई की प्रेस कीजिए, गेट सी एच आपसे एक अक्षर लेगा, फिर आपका स्क्रीन छोड़ देगा, मेन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर। तो आप देखिए ये एक केस काम किया। ध्यान से सुनिए, ये मल्टीपल ब्रांचिंग का केस है, खूब सारा ब्रांच है, लेकिन चुनाता कितना ब्रांच है एट ए टाइम, कोई एक ही ब्रांच चुनाता है। तो एक केस तो आप समझ गए। अब हम इसका सेकेंड केस रन करा रहे हैं, फिर से देखिए। अब आप लाइफ तो मेन फंक्शन से हमारा स्टार्ट हुआ, इंटीजर टाइप का ब्लॉक क्या नाम का बना, ईयर। सी दिस इज माय मॉनिटर, मेरे मॉनिटर पे पहले से रन किया हुआ कचरा साफ करेगा कौन, क्लियर स्क्रीन। सी आउट ने मेरे से क्या पूछा, सी आउट ने मेरे से क्या पूछा, एंटर द ईयर। गौर से देखिए, इस बार हम ईयर 2100 दे रहे हैं, सेंचुरी ही दे रहे हैं, लेकिन देखना ये 400 से भाग नहीं जाएगा, तो इसमें कह देगा ये लीप ईयर नहीं है। इसको 4 से नहीं चेक करना, सेंचुरी को 400 से चेक करना। तो पहले बताओ 2100 को सीन पढ़ के किस में स्टोर कर दिया, ईयर में, तो मेरे ईयर में कितना इनपुट हो गया 2100। ओके, अब चेक करते हैं, बोलिए ईयर मॉड्यूलस 100 क्या 0 देगा, ईयर में कितना है हमारा, हमारा ईयर में कितना है 2100, इसको 100 से डिवाइड कीजिए, तो 21 से को 100 से गुना करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 2100, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 0। 100 को 21 से गुना किए तो 2100 आ गया, तो रिमाइंडर 0 छोड़ा। अब आप बताइए 2100 मॉड्यूलस 100 किए तो रिमाइंडर 0 आया, यस सर आया, क्योंकि वो तो सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर है तो फिर आप इफ में घुसिए फिर से, पर इसको भी चेक करिए, सेंचुरी है तो अब उसको 400 से चेक करिए। बोलिए 2100 को 2100 को जब हम 400 से चेक करेंगे तो 400 पचे 2000, शेष कितना बच गया 100। देखो शेष 0 नहीं आया, 2100 को 400 से भाग दिए तो शेष कितना आया 100 आया। तो क्या 100 बराबर 0 है क्या, नहीं, रॉन्ग हो गया, शेष 0 नहीं आया,
तो एल्स में फेंकेगा, अंदर वाले एल्स में फेंकेगा। और ये सी आउट क्या कहेगा, नॉट अ लीप ईयर, यानी कि ये सी आउट आपसे क्या बोलेगा, नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि लीप ईयर नहीं है 2100। उसके बाद आप इसे क्विट करेंगे, एल्स में ताक झांक बिल्कुल नहीं करेंगे, गेट सी एच होगा, उसके बाद मेन इज ओवर, लाइफ इज ओवर। आप दो केस समझ गए। देखिए एज अ प्रोग्रामर आपको ना हर परिस्थिति लिखना पड़ता है कोडिंग में, और रन टाइम यूजर जैसा वैल्यू देगा मशीन अपने से निर्णय लेगा, कब इसमें जाना है कब इसमें जाना है। लेकिन प्रोग्राम में आपको हर एक केस बता देना होता है, कंप्यूटर को ट्रेनिंग दे देना होता है, और जब डिसीजन लेने का बारी आता है वैल्यू के आधार पे, तो कंप्यूटर फिर खुद निर्णय लेता है। ठीक है, इसलिए कोड में सब लिखना पड़ता है आपको। एनीवेज, अब हम आपको तीसरी बार रन करके दिखाते हैं। सुनिए, अगली बार फिर से बताओ, लाइफ जब मेन से शुरू हुआ तो हम इंटीजर टाइप का घर किस नाम का बनाए, ईयर के नाम से। दिस इज माई मॉनिटर, कचरा कौन साफ कर दिया, क्लियर स्क्रीन। सी आउट आकर मेरे से क्या पूछने लगा बताओ, सी आउट आकर मेरे से क्या पूछने लगा बताओ, एंटर द ईयर। इस बार हम ईयर देखो 2020 दे रहे हैं। ठीक है, जो रनिंग ईयर है ऑनगोइंग ईयर है वो दे रहे हैं 2020, पढ़ा सीन डाला ईयर में, तो मेरे ईयर का वैल्यू 2020। अब आप चेक करिए, चेक करिए तो पहले कि वो सेंचुरी है भी कि नॉर्मल है। तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ा, इफ ईयर मॉड्यूलस 100 बराबर 0 है क्या। तो बोलिए ईयर में कौन है मेरा, 2020, कितना से डिवाइड करेंगे, 100 से। तो पहले देख लो कि सेंचुरी है कि नहीं। तो सोचिए 2020 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 120 जब 2000, शेष कितना बच गया, 20, शेष 20 बचेगा इसमें। तो क्या 20 जो शेष बचा क्या वो 0 के बराबर है, नो सर, यानी इस बार ये कंडीशन रॉन्ग होगा, तो आप एल्स में जाएंगे। ये रॉन्ग होगा तो आप इसके एल्स में जाएंगे, आगे एल्स में। अच्छा, इस एल्स में आने का मतलब है कि वो सेंचुरी नहीं हो पाया। सेंचुरी नहीं हो पाने का मतलब है कि वो, सेंचुरी नहीं हो पाने का मतलब है कि वो नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर को फिर कितने से चेक करेंगे, 4 से। नॉर्मल ईयर को कितने से चेक करेंगे, 4 से। तो कैसे चेक करेंगे, ईयर मॉड्यूलस 4। तो बताओ 2020 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, 2 उतरा नीचे, तो उसको एक वो लगा देंगे 0, फिर ये 0 नीचे आएगा, 5 4 जा 20। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो सॉरी 4 5 जा 20, 505, और रिमाइंडर कितना आ गया, 0। यानी 2020 जो है 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर कितना छोड़ा, 0। तो कंडीशन ट्रू हो गया, तो सी आउट कह देगा आपसे लीप ईयर, यानी 2020 कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। मतलब जो नॉन सेंचुरी ईयर होता है, जो शताब्दी वर्ष नहीं है, वो लीप ईयर तब होगा जब वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इतना में से कोई एक ही केस चुना रहा है। अब एक लास्ट केस हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, सुनिए फिर। जिंदगी प्रोग्राम का मेन से शुरू हो गया, घर किसके नाम से बन गया, ईयर के नाम से बन गया। क्लियर स्क्रीन ने मेरे मॉनिटर को साफ कर दिया। उसके बाद सी आउट आकर आपसे क्या पूछने लगा, सी आउट आकर पूछने लगा एंटर द ईयर। इस बार हमसे पूछा एंटर द ईयर, तो हम ईयर डाल दिए 2019, हम 2019 दे दिए। पता 2019 को कीबोर्ड से पढ़ेगा सी इन और किस में डाल देगा, ईयर के अंदर डाल देगा, स्टोर कर देगा। अब चेक करते हैं कि लीप है कि नहीं। सबसे पहले ये चेक कीजिए कि वो सेंचुरी है कि नहीं। तो आप ही बताइए, अगर आप 2019 को 100 से डिवाइड करेंगे, 2019 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2019 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 इंटू 20 तो 2000 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 19। तो रिमाइंडर जो 19 बचा वो 0 तो नहीं ना है, तो इसका मतलब वो सेंचुरी नहीं है। तो एल्स में चले जाएंगे। एल्स में जाने का मतलब है कि 2019 एक नॉर्मल ईयर है, और अगर वो नॉर्मल ईयर है तो एल्स में जाके बताओ ये इफ क्या चेक करेगा, एल्स में जाके ये इफ क्या चेक करेगा कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो बोलिए ईयर का वैल्यू कितना था, 2019। तब आप क्या करिए, अब आप क्या करिए, 2019 को 4 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि नॉर्मल ईयर को लीप चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो देखिए 4 पचे 20, ये कैंसिल हो गया, बचा 1, फिर यहाँ पे 0 बिठाएंगे, 9 नीचे आ जाएगा, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना आ गया, 3। क्या रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 3 आया, क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया ना रिमाइंडर 0। यानी 2019 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसीलिए उसका शेष या रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अब आप कहां जाएंगे, एल्स पार्ट में, और सी आउट से क्या डिस्प्ले कर देंगे, नॉट अ लीप ईयर। तो 2019 का क्या जवाब आएगा, नॉट अ लीप ईयर।
ठीक है। फिर इसे क्विट करके बाहर आओगे, गेट सी एच स्क्रीन होल्ड करेगा, आप कोई की प्रेस करेंगे तो स्क्रीन छूट जाएगा, फिर मेन इज ओवर, लाइफ इज ओवर हो जाएगा। तो ये कहानी था किसके बारे में? इफ के चौथे टॉपिक के बारे में, नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। क्या था नेस्टेड इफ एल्स, याद है ना? इफ के अंदर इफ एल्स हो या एल्स के अंदर इफ एल्स हो तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? नेस्टेड इफ एल्स। तो इफ का ये जो चार टाइप था उसको हम लोग कल के और आज के क्लास में कवर कर चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग इफ स्टेटमेंट का सॉरी सॉरी सिलेक्शन स्टेटमेंट का फर्स्ट टाइप था इफ, और उसमें थे चार सेगमेंट्स। ये पोर्शन अब हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट का जो नेक्स्ट टाइप था ना, स्विच केस स्टेटमेंट, उसको कल के क्लास में करके कल हम आपको प्रोग्राम को प्रैक्टिकली रन करके भी फिर चेक करा देंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। कल फिर 10 बजे लॉग इन कीजिएगा।